नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम काव्य के गुणों पर चर्चा करेंगे। काव्य गुणों को समझने का प्रयास करेंगे। काव्य के गुणों पर चर्चा करने से पहले, उनका अध्ययन करने से पहले हम काव्य क्या है इसे समझ लेते हैं। काव्य की सर्वमान्य परिभाषा है वाक्य रसात्मकम काव्यम। आचार्य विश्वनाथ द्वारा यह परिभाषा दी गई है। सभी विद्वानों ने, आचार्यों ने अलग अलग काव्य की परिभाषाएं दी और उन सब का जो सार निकला, जो सबको मिलाकर के जो परिभाषा बनकर आई, वो सर्वमान्य परिभाषा आचार्य विश्वनाथ की ही मानी जाती है कि सरस वाक्य ही काव्य है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि काव्य की आत्मा रस है और इस रस का महत्व काव्य में वैसा ही होता है जैसा व्यक्ति के शरीर में आत्मा का। मनुष्य की आत्मा का श्रृंगार, शूरता, उदारता, ये सभी जो गुण हैं, ये उस आत्मा में सदैव बने रहते हैं। और इस प्रकार काव्य की आत्मा रस को हमेशा प्रभावशाली बनाने वाले, उसका उत्कर्ष करने वाले, उसके काव्य सौंदर्य को बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं, उन्हें हम कहेंगे काव्य के गुण। फिर से हम समझते हैं। काव्य सौंदर्य की वृद्धि करने वाले, उसको प्रभावशाली बनाने वाले, काव्यानंद प्रदान करने वाले जो धर्म है, वो काव्य के गुण कहलाते हैं। आचार्य भरत ने गुण को काव्य में दोष का विपर्य कहा। वामन ने कहा काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य को शोभा प्रदान करने वाले जो धर्म है वो गुण है। काव्य गुणों का संबंध न तो अकेले शब्दार्थ से होता है, न रस से, न रीति से, न अलंकार से, वो संपूर्ण अंगों में समान रूप से होता है। काव्य के गुणों की संख्या के संबंध में भी भिन्न भिन्न मत हैं। आचार्य भरत मुनि ने काव्य के 10 गुण माने हैं। माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, कांति और समाधि। भोजराज ने इनकी संख्या को 24 तक बढ़ा दिया। मम्मट, आनंदवर्धन, इन्होंने 3 गुणों में ही समस्त गुणों को समेट दिया और 3 सर्वमान्य काव्य के गुण निकलकर सामने आए। ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। दंडी और वामन ने 10 गुणों को मान्यता दी है। अब हम इन 3 गुणों को विस्तार से उदाहरण सहित समझेंगे, पढ़ेंगे। पहला गुण है ओज गुण। इस गुण में उत्साह का संचार होता है, जोश का संचार होता है। किसी रचना में अगर ट वर्ग अर्थात ट ठ ड ढ ण इसका आधिक्य हो, प्रथम, तृतीय, चौथे वर्णों के योग से बने संयुक्त पद हों, र के संयोग से बने शब्द से क्रुद्ध, वक्र, आवर्त आदि हों, कई शब्दों के योग से रचित लंबे लंबे समासों वाले पदों का प्रयोग हो, तो वहां पर ओज गुण उत्पन्न होता है। रसों की बात करें तो वीर और रौद्र रस में ये अनिवार्य रूप से मिलते हैं।
विभत्स और भयानक रसों में भी ओज गुण आ जाता है। और रीतियों में जो 3 रीतियां हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, इनमें गौड़ी रीति के अंदर ओज गुण को स्वीकार किया गया है। अब हम एक बार इसको उदाहरण से समझते हैं। ढाए महीधर शिखर कोटिन बिबद बिद गोला चले, गहरात जिमी पविपात गर्जन जनु प्रलय के बादले, मरकट विकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भये, गही शैल तेही गढ़ पर चला वही जह सो तह निशिचर है। ये जो इस प्रकार ये जो ट वर्ण आया, मरकट विकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भय, ये ओज गुण है। अगला उदाहरण देखते हैं तुलसीदास जी का। कतहु पिटप भूधर उखारी पर सेन बरखत, कतहु बाजी सो बाजी मर्दी गजराज करखन, चरण चोट चटकन चकोट अरि सिर बज्जत, बिकट कटक बिदरत वीर बारिज जिमी गज्जत, लंगूर लपेटत पटकी भट जयती राम जय उच्चरत, तुलसी पवन नंदन अटल जुद क्रुद्ध कौतुक करत। अब आप समझ गए होंगे कि ओज गुण जो है वो कहाँ पर आता है। तो ओज गुण में ट वर्ण का आधिक्य होना चाहिए, संयुक्त शब्दों का प्रयोग हो और रै वर्ण से बने शब्द हों, लंबे लंबे समास हों, वीर रौद्र रस हो, वहां पर ओज गुण आ जाता है। ये जो उपयुक्त उदाहरण है, इनमें कटु वर्ण है, द्वित्व और संयुक्ताक्षर का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ ओज गुण का समावेश है। अब आता है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण को हम पहले स्थान पर भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले हम ओज गुण को पढ़ रहे हैं, माधुर्य गुण भी पहले स्थान पर आ सकता है। तो माधुर्य गुण में माधुर्य गुण से समन्वित रचना को पढ़ या सुनकर चित्त आनंद से भर जाता है, पिघल जाता है, उसमें उमंग, उदासीनता, कठोरता ये सब पैदा नहीं होती है, वहां माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण में सुकुमार वर्ण योजना रहती है। ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, टठ डढ़ हैं, इनका प्रयोग नहीं होता। रै वर्णों का, पंचम वर्णों का, ये सब इसमें नहीं आते। लंबे लंबे समास वाले वाक्यांश भी नहीं होते। ये श्रृंगार, करुण, शांत रस इन्हीं में अपनी सार्थकता को सिद्ध करता है। कोमल कांत पदावली का प्रयोग होता है, हृदय के रागात्मक भावों की अभिव्यंजना इसमें होती है। जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं। तुम धार से रोते हुए मिलते, कभी चंचलता से मुस्कुराते हुए, कभी व्योम के आंगन में शिशु से तुम आते, किल्लोल मचाते हुए, इस सांवले अंग में रतन की मंजू मनोहर आभा छिपाई कहाँ, इतनी क्षमता बस एक ही बूंद में वारिद, बोलो समाई कहाँ। या फिर प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती, पल पल पलटती भेष क्षणिक छवि छिन छिन धारती, विमल अम्बु सर मुकुरन मह मुख बिंब निहारती, अपनी छवि पर मोही आप ही तन मन वारती, सजती सजावती सरसती हरसती दरसती प्यारी, बहुरी सराहती भाग पाए सुठी चित सारी। इस प्रकार माधुर्य गुण वह है जिस काव्य को पढ़ करके मन, हृदय मधुरता से भर जाए।
अगला गुण है प्रसाद गुण। प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्न या विकसित होना। प्रसाद का अर्थ सरलता से भी है। जहां शब्द के साथ उसका अर्थ बड़ी ही सरलता के साथ समझ में आ जाए वहां प्रसाद गुण होता है। बुद्धि ज्यादा काम में ना लेनी पड़े वहां प्रसाद गुण होता है। आचार्य मम्मट ने कहा है कि जैसे सूखे ईंधन में अग्नि और स्वच्छ वस्त्र में जल शीघ्र व्याप्त हो जाता है, वैसे ही जो रचना शब्द के श्रवण मात्र से सामाजिक के हृदय में व्याप्त हो जाती है, वह प्रसाद गुण से युक्त है। काव्य में प्रसाद गुण के लिए सरल, सहज, सुबोध शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह पांचाली रीति के अंतर्गत आता है। पांचाली रीति से इसका संबंध स्थापित किया गया है। इसमें कोमल सुकुमार वर्णों की योजना होती है। छोटे छोटे समास वाली भाषा होती है। शांत, वात्सल्य आदि रसों में यह रहता है। कोमल रागात्मक भावों की व्यंजना होती है। पंचम वर्ण अनुस्वारों का प्रयोग भी होता है इसमें। इसे उदाहरण से हम इसे समझते हैं। वह आता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। इस पद को पढ़कर, इस कविता को पढ़कर के हम समझ गए, क्योंकि इसमें जैसे जैसे हम इसे पढ़ते जा रहे हैं इसका अर्थ हमें अपने आप समझ में आता जा रहा है। हमारी बुद्धि को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं करनी पड़ रही है, परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है। सभी जो है बहुत साधारण और कोमल शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है, इसीलिए यह प्रसाद गुण से युक्त रचना है। अगला हम उदाहरण देखते हैं। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षट ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। बहुत ही सरल शब्दों के अंदर प्रकृति का सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। तो इन उदाहरण से हम समझ गए हैं कि प्रसाद गुण की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि अर्थबोध सारल्य, यानी कि शब्द को सुनते ही उसका अर्थ का बोध हो जाना। कैसे कहती हो सपना है अली उस मूक मिलन की बात, भरे हुए अब तक फूलों में मेरे आंसू और उनके हास। इस प्रकार आज हमने जाना कि काव्य के गुण जो काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं वो काव्य के गुण कहलाते हैं। काव्य के 3 गुण माने गए हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। तीनों के गुणों के बारे में, विशेषताओं के बारे में हमने जाना। उनके जो उदाहरण थे वो हमने समझे, और तीनों में ही ये निकल के आए कि ओज जहां वीर रौद्र रसों में रहता है, माधुर्य श्रृंगार रस में अधिक मिलेगा, और जो प्रसाद गुण है वो शांत रस में अधिक मिलता है। तीनों ही गुणों से जुड़ी हुई 3 रीतियां हैं। माधुर्य गुण से वैदर्भी रीति, ओज गुण से गौड़ी रीति, और प्रसाद गुण से पांचाली रीति। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं और इन 3 रीतियों से 3 गुण जुड़े हुए हैं। इस प्रकार काव्य के गुणों का हमारा जो ये टॉपिक था, जो हमारे बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में लगाया गया है हिंदी साहित्य में, वह आज पूरा हुआ। धन्यवाद।